हेलो दोस्तों, भारत का संविधान सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नागरिकता, जो भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही वीडियो के अंत में हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे, या फिर जो प्रश्न आने वाली है उस पर। चलिए, नागरिकता क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं? किसी भी देश में निवासरत ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश के सभी राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त हों, उसे नागरिक कहते हैं या वो नागरिक कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह भी पूछा जाता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से प्रेरित है। अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, संसद को नागरिकता के आधार पर नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 11 के तहत है। अब बात करते हैं हम लोग नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों की। किस अनुच्छेद में क्या है, तो अनुच्छेद 5 में है संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। क्वेश्चन पूछेगा, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 5 में। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का संबंध अनुच्छेद 6 में है, और भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 7 में वर्णित है। विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में वर्णित है। नागरिकता समाप्त होगी कैसे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 में है। नागरिकता में बने रहना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 10 में है। संसद की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 11 में है। तो चलिए हम लोग प्रत्येक अनुच्छेद को देखते हैं कि किसमें क्या प्रावधान है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1950 को ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास है, यानी भारत में वह रहता हो, या उसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। मतलब वैसा व्यक्ति जो भारत में कम से कम 5 वर्ष से निवास करे, जो विदेशी भी हो, तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी संविधान लागू होने के समय की नागरिकता के तहत। अब अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत में से पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत है उनकी नागरिकता। तो ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 3 जून 1947 को हो गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। अब ध्यान दीजिए, उस समय भारत सरकार ने क्या किया, परमिट लागू किया, परमिट पत्ती। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि परमिट पत्ती भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी, तो 19 जुलाई 1948 को लागू हुई थी। परमिट पत्ती क्या थी, तो भारत सरकार ने परमिट पत्ती लागू की अंतिम बार कोई भी भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आ सकता है, यही है परमिट पत्ती। मतलब कोई भी भारतीय जो चाहे तो पाकिस्तान में जाकर के बस सकता है, या फिर पाकिस्तान से आकर के भारत में रह सकता है। इसके लिए परमिट पत्ती लागू की गई थी। पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, पाकिस्तान से आया हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कब, जो 19 जुलाई 1948 को या उससे पहले भारत आया हो। 19 जुलाई 1948 को या उससे पहले जो व्यक्ति भारत आ गया वह भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा उसका या उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत में जिसका जन्म हुआ हो तो वह हो सकता है। तो ये जो है, इसका उदाहरण थे मिल्खा सिंह, ऐसे बहुत से लोग हैं। अनुच्छेद 7 है, कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता।
यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान गया ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो 19 जुलाई 1948 को या उससे पहले भारत वापस आ गया हो, लेकिन जो नहीं आया उसकी नागरिकता समाप्त हो गई। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। यह कहता है कि 26 जनवरी 1950 को विदेश में निवासरत व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत में पैदा हुआ है। यानी वैसा व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है और 26 जनवरी 1950 को वो भारत छोड़ के विदेश में रह रहा हो तो वह भी भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 9 कहता है नागरिकता का समाप्त। नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि नागरिकता का समापन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 9 से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत में नागरिकता 5 तरीके से समाप्त की जाती है। कैसे? पहला स्वेच्छा से। स्वेच्छा से यानी वह व्यक्ति चाहे कि हम इस देश को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले लें या दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर। तीसरा है गलत सूचना देने पर। गलत सूचना का मतलब है कि नागरिकता लेते समय कोई सूचना उसने गलत दिया हो, कुछ छुपाया हो, उस स्थिति में उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। चौथा है देशद्रोही साबित होने पर। यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही है, देश के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे जो है उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी या नागरिकता उसे समाप्त कर दी जाएगी उसकी। और पांचवा है भारत सरकार को बिना सूचित किए कोई व्यक्ति 7 वर्ष से या अधिक समय तक विदेश में रह रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 की बात करें, अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के बने रहना से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कोई भी तरीका नहीं अपनाता है जो व्यक्ति, तो उसका नागरिकता क्या रहेगा? बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 में है संसद की शक्ति, यानी संसद को नागरिकता के आधार पर कानून बनाने का, नागरिकता पर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 11 में वर्णित है। अब ध्यान दीजिए, भारत में नागरिकता के लिए जो व्यापक कानून बना वह कब बना था? तो 1955 में बना था। तो क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो 1955 में आया था, जिसके तहत 5 तरीका से नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने तरीकों से नागरिकता का प्रावधान है? तो 5 तरीकों से नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। पहला है जन्म के आधार पे, दूसरा है वंश क्रम या रक्त संबंध के आधार पे, तीसरा पंजीयन के आधार पे, चौथा देशीयकरण के आधार पे और पांचवा भूमि अधिग्रहण के आधार पे। तो पहला जन्म के आधार पे देखिए कैसे। भारत में जन्मा ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पिता भारत के नागरिक हों तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें माता का वर्णन नहीं था, लेकिन 1986 में इसमें संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि पिता की जगह माता या पिता दोनों में से कोई भी होगा अगर भारत का नागरिक, तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब है वंश क्रम या रक्त संबंध के आधार पे। अब इसमें क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसके पिता भारत के नागरिक हों तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें 1992 में संशोधन किया गया, कहा गया कि पिता की जगह पे पिता या माता जो होगा अगर उसके बच्चे होंगे तो उसकी वंश क्रम के आधार पे उसको नागरिकता दी जाएगी। और भारत में सर्वाधिक नागरिकता वंश क्रम या रक्त संबंध के आधार पर दी जाती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा भी गया है कि भारत में सर्वाधिक नागरिकता किस आधार पर दी गई है? तो वंश क्रम या रक्त संबंध के आधार पर दी गई है। अब ध्यान दीजिए, पंजीयन के आधार पे। पंजीयन अर्थात रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे 2 लोगों को नागरिकता दी जाती है। कौन कौन लोग? पहला भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को, और दूसरा विदेशी मूल के ऐसे व्यक्ति जिसने भारत में पुरुष या महिला से विवाह कर लिया हो और वह 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी पुरुष या महिला से विवाह कर ले और 5 वर्ष तक भारत में रहे तो उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें संशोधन किया गया 2003 में, इसमें संशोधन करके 5 वर्ष से बढ़ा करके इसे 10 वर्ष किया गया कि 10 वर्ष तक वह भारत में रहना चाहिए। परंतु 2015 में इसमें संशोधन करके किया गया कि यदि कोई व्यक्ति विवाह के बाद या विवाह से पहले तक
1 वर्ष, 10 वर्ष की जगह पे क्या हो, 1 वर्ष तक अगर पाकिस्तान अगर वो भारत में रहता है तो उसे पंजीयन के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, परंतु वह पाकिस्तानी या बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्ति को विदेशी मूल की नागरिकता के आधार पर इसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब है देशीयकरण। देशीकरण का मतलब है कि विदेशी मूल का कोई भी व्यक्ति अगर 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। इससे 2005 में संशोधन किया गया, 5 वर्ष की जगह पे 10 वर्ष कर दिया गया कि 10 वर्ष तक अगर वो भारत में रहता है तब उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। परंतु 2015 में इसमें संशोधन करके किया गया कि 10 वर्ष के बदले 1 वर्ष तक अगर कोई भी विदेशी नागरिक भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, विदेशी राजनीतिक को नागरिकता देशीकरण के तहत दी जाती है। अब जैसे दलाई लामा है, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु, उन्हें भी इसके आधार पे क्या किया गया, देशीकरण के आधार पे नागरिकता दी गई है। अब बात करते हैं भूमि अधिग्रहण की। भूमि अधिग्रहण क्या है, यानी कोई भी विदेशी जमीन हो या विदेशी भूमि हो जिसका अधिग्रह जो भारत करता है तो उसके नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे सिक्किम, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, यानी वैसे राज्य जिस पर वैसे नागरिक जो जिसका अधिग्रहण भारत सरकार ने खुद किया जिस क्षेत्र का, तो उसके नागरिक जो है भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कानून 1955 का जो कानून है उसमें 5 बार संशोधन किया गया। कब कब किया गया है? 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया और 2015 में किया गया है। देखिए, बात है दोहरी नागरिकता की। ध्यान दीजिएगा, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत एकहरी नागरिकता वाला देश है। अब ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे आता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसे भारत का नागरिक, ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं ये लोग, ठीक है। PIO का मतलब है भारतीय मूल के व्यक्ति। अब एक और होता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है प्रवासी भारतीय नागरिक, यानी वैसा नागरिक जो समुद्र पारीय भारतीय नागरिक हो, ठीक है। तो ये भी भारतीय नागरिक नहीं होते हैं। वहीं बात करें NRI की, तो ये भारतीय नागरिक होते हैं। NRI यानी नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। इसका मतलब है कि वैसा नागरिक जो भारत का हो लेकिन विदेश में रहता हो। चलिए हम लोग बात करते हैं PIO की। अब ध्यान दीजिएगा, PIO और OCI को जोड़ करके, दोनों को सम्मिलित करके IOC कर दिया गया है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति को। किसे भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाएगा? तो कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी एक भारत में पैदा हुआ हो या जिनके पास भारत का पासपोर्ट हो तो उसे PIO का दर्जा दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति की घोषणा किसने की थी? तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अब यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार है? तो इन्हें जो है आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार भारत में था, लेकिन PIO जो है 7 देशों को छोड़ करके मिलता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को छोड़ करके। अब ध्यान दीजिए, प्रवासी भारतीय नागरिक यानी समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI, इन्हें जो है दोहरी नागरिकता कार्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दोहरी नागरिकता कार्ड किसे कहा जाता है? तो प्रवासी भारतीय नागरिक को कहा जाता है। वैसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात हुआ हो और वह किसी दूसरे देश का क्या हो, नागरिकता ले ले। उस समय नागरिक था, बाद में जो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है उसे OCI दर्जा दिया गया है। लेकिन इसके लिए भारत में जन्म लेना जरूरी नहीं है, जबकि PIO के लिए भारत में जन्म लेना जरूरी था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि OCI की घोषणा किसने की थी? तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। OCI यानी प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा, प्रवासी भारतीय नागरिक हैं, उसकी घोषणा किसने की? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी।
किस समिति की सिफारिश पर? लक्ष्मीमल संघवी समिति, ये सिंघवी नहीं होगा, संघवी समिति की सिफारिश पर। यह भारत का पहला ओसीआई कार्ड धारक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन है? तो निवृत्ति राय। निवृत्ति राय भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और ये पहला ओसीआई कार्ड धारक है। इन्हें जो प्रवासी भारतीय नागरिक हैं, उन्हें चुनाव लड़ना, मत देना और कृषि, ये तीनों को छोड़ करके, चुनाव, मत और कृषि को छोड़ करके सभी नागरिकता उन्हें, सभी जो अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 का अधिकार उन्हें नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ओसीआई कितने देशों को दिया जाता है? तो ये ओसीआई जो है 16 देशों के नागरिकों को दिया जाता है। वैसे देश को दिया गया है जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके। अब देखिए कौन कौन से देश हैं जहां पे दोहरी नागरिकता है या फिर उन्हें ओसीआई कार्ड दिया गया है। इसमें देखिए स्वीडन है, फिनलैंड है, इटली है, आयरलैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इजराइल, यूनान, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए के नागरिकों, यूएसए के जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, उन्हें ओसीआई कार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 की। इस पर हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 जनवरी 2015 को किया था। इस अध्यादेश में क्या कहा गया था कि भारतीय नागरिकता के लिए समय सीमा 1 वर्ष होगी। पहले जो नागरिकता के लिए अधिकतम समय सीमा जो है न्यूनतम 10 वर्ष थी, अब 1 वर्ष कर दी गई। इसके साथ ही जो है नागरिकता के लिए 1 वर्ष तक भारत में रहने के शर्त में अधिकतम 30 दिन की छूट भी दी गई है कि 30 दिन तक वो कहीं आ भी जा सकता है या लेट हो सकता है। पीआईओ और ओसीआई को मिलाकर के आईओसी यानी इंडियन ओवरसीज कार्ड नाम दिया गया है। क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि पीआईओ और ओसीआई की जगह पे कौन सा क्या दिया गया है, क्या आया है? आईओसी आया है, किसके तहत? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। अब तीसरा है, इसमें कहा गया कि भारतीय मूल के लोगों को स्थानीय थाने में हाजिर होने की शर्तों में छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा चौथा है, प्रवासी भारतीय नागरिकों के बच्चों या पोता पोतियों या परपोता परपोतियों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिकों के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा। और धारा 7A के तहत कहा गया है कि पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक के पति या पत्नी को प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कब यह पारित हुआ था? तो 2 मार्च 2015 को लोकसभा में पारित हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, जबकि राज्यसभा में 4 मार्च 2015 को पारित हुआ था। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस से, और प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मनाया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना लाजमी है। तो यहाँ पे समझिएगा प्रवासी भारतीय दिवस क्या है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो भारत की आर्थिक विकास हेतु भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है 2015 के बाद से। ऐसे इससे पहले 2003 से 2015 तक यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था। अब ध्यान दीजिए 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वकालत करके घर वापस लौटे थे, इसलिए इनकी याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो लक्ष्मीमल संघवी ने की थी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या फिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है? तो 2003 से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जाता था 2015 तक। 2015 के बाद इसे प्रति 2 वर्ष पे कर दिया गया। अब क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब से कब तक आयोजित होता है? तो 7 से 9 जनवरी तक होता है। 2015 में के बाद 2 वर्ष मनाया जाता है। इसका आयोजन करता कौन है? क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करता कौन है? तो विदेश मंत्रालय है। 13वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? तो गांधीनगर में मनाया गया था। महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ पे मनाया गया था। अब ध्यान दीजिएगा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में कोविड-19 के कारण कोविड-19 के कारण जो है ये वर्चुअली मनाया गया था और सिंगापुर में मनाया गया था।
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस की जो विषय थी वह क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा? 8 से 10 जनवरी के बीच 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेटेस्ट एग्जाम के लिए कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो इंदौर में मनाया जाएगा। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ सिटी है, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसका थीम क्या है या फिर इसका विषय क्या है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। और प्रवासी भारतीय दिवस से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। और कितनी बार? तो 7 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 2021 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में देखा और नागरिकता से संबंधित जितने भी डाउट थे उसको क्लियर किया। अब हम लोग देखेंगे नागरिकता संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? इसका सही उत्तर है 1955। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो यह नागरिकता का प्रावधान 1949 से लागू हो गया था। तीसरा प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? तो यह ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से अपनाई गई है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के तहत। पांचवा प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 6। छठा प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? यहाँ पे हो नहीं, खो सकता है। कैसे खो सकता है? एक कारण होगा। तो एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो यह आंसर सही होगा। कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो वह स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारत में। सातवां प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इसका सही उत्तर है संसद। नागरिकता संबंधी सभी का तरह के कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, अनुच्छेद 11 के तहत। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नौवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बना रहना और अनुच्छेद 9 में है नागरिकता का लोप। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 5, 7, 6 में किसी में परिभाषा नहीं दी गई है, इनमें से कोई नहीं होगा। किसी भी संविधान किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी परिभाषा नहीं दी गई है। 11वां प्रश्न है, किस समिति की ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? तो इसका सही उत्तर है सिंघवी समिति। इसका पूरा नाम है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किसके आगमन पे मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में? तो महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसकी याद में मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से। 12वां प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में है, यानी बी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पे जो है जन्म के द्वारा प्राप्त की जाती है, देशीयकरण के द्वारा भी प्राप्त की जाती है, किसी भूभाग को सम्मिलित भी की जाने पर की जाती है, लेकिन बैंक में, भारतीय बैंक में धन जमा करके इसे प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान दीजिएगा, 14वां प्रश्न है, नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है?
तो एक आवश्यक शर्त है कि वह राज्य की सदस्यता होनी चाहिए उसके पास। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। 15वां प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता का लोप अनुच्छेद 9 में वर्णित है, जिसके तहत देशद्रोह का अपराध यदि सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। 16वां प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक बाहर रहा और भारत सरकार को कोई सूचना न दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 17वां प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जो ... या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को या तो जन्म लिया हो या उसके बाद जन्म लिया हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन के दौरान भी वंचित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान भी नहीं वंचित किया जा सकता है और युद्ध के दौरान भी वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी उपयुक्त सभी में जो है वंचित नहीं किया जा सकता है। 19वां प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किसका? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का यह दावा नहीं कर सकता है, बाकी विधि के समक्ष इसका दावा कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार का दावा कर सकता है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का भी दावा कर सकता है, परंतु व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार्य है? तो दोहरी नागरिकता एक यूएसए में है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे जो नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।